कहानी स्टार्ट होती है वैन और जाओ से। वो दोनों काफ़ी अच्छे तरीके से लड़ रहे होते हैं, पर उन दोनों को काफ़ी तकलीफ भी हो रही होती है, क्योंकि जो बूढ़ी औरत रहती है वो कभी काफ़ी बड़ी हो जाती है और कभी नॉर्मल साइज में आ जाती है। इसलिए उन दोनों को लड़ने में तकलीफ हो रही होती है। और वो जो सुंदर विच होती है ना, वो अभी वैन को बहुत गौर से देख रही होती है। वो विच कहती है, इसमें कुछ खास बात तो है। वैन मन में ये कहता है, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इनको हराना पड़ेगा। रिचुअल का टाइम होता जा रहा है, अगर रिचुअल हो गया तो फिर हमें काफी समय तक रुकना पड़ेगा। और जो विच वैन को देख रही होती है ना, अचानक से विच को वैन के चेहरे पे किसी और का चेहरा दिखाई देता है। और ये देख के वो विच काफी मुस्कुराने लग जाती है और कहती है, अब मजा आएगा। अब वो विच वहाँ से उठती है और वैन के बहुत करीब चली जाती है। अपने दोनों हाथों को वैन के चेहरे पे रख लेती है और बहुत करीब जाने लग जाती है। वैन उस विच को अपने आप से दूर करता है, पर वो विच वापस वैन के करीब चली जाती है और इसे लिक करने वाली ही रहती है। तभी जाओ उस विच को मारता है अपने तलवार से और कहता है, तुम ये क्या कर रही हो, दूर रहो इससे। वैन जाओ की तरफ देखता है और जाओ कहता है, हाँ तुम्हारी रक्षा नहीं कर रहा मैं, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं ऐसे बाहर नहीं जा पाऊंगा, इसलिए बस। वैन मुस्कुराता और कहता है, कोई बात नहीं। वो विच कहती है कि तुम तलवार वाले लड़के, तुम जाना चाहो तो यहाँ से जा सकते हो, पर मैं इसे कहीं नहीं जाने दूंगी। तो हम दोनों के बीच में तो आना ही मत, नहीं तो जान से चले जाओगे तुम बेमतलब का। जाओ मुस्कुराते हुए कहता है, तुम मौत की धमकी किसे दे रही हो? मैं मरने से नहीं डरता, अगर मैं मरने से डरता होता तो इसके पास खड़ा नहीं होता। और ये कहते ही जाओ अपना तलवार विच के गर्दन पे ले जाता है, पर विच वहाँ से साइड हो जाती है, पर उसके गर्दन पे थोड़ी सी जाती है, जिस वजह से उसका खून बहने लग जाता है। विच अपना खून साफ करते हुए कहती है, ये खेल जल्दी खत्म करते हैं। फिर विच अपने हाथों से जादू करती है तो हर जगह अंधेरा अंधेरा हो जाता है और किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता है। जाओ वैन को आवाज दे रहा होता है और कह रहा होता है, वैन कहाँ पे हो तुम? पर वैन को वो आवाजें सुनाई नहीं देती। वैन भी जाओ को आवाज दे रहा होता है, पर जाओ को भी वो आवाज सुनाई नहीं दे रही होती है। तभी जाओ के पास बहुत सारे क्रीचर आ जाते हैं और वो बुढ़िया तो आती ही है। वहीं जहाँ जाओ के पास बहुत सारे क्रीचर्स थे लड़ने के लिए, वहाँ पे वैन अकेला था। उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, ना उस पर कोई वार करने आ रहा था ना ही कुछ, और उसको आवाज भी सुनाई नहीं दे रही थी। वो बस सीधा सीधा चलता जा रहा था। तभी वैन के गर्दन पे कोई लिक करता है और वो वही विच रहती है। वो विच कहती है, जो सोचा था तुम तो वही निकले, वही स्वाद, मैं पहचान सकती हूँ कि तुम कौन हो। वैन अपने गर्दन पे हाथ रखता है जहाँ पे उस विच ने लिक किया था और कहता है, मेरे आजू के सिवा मेरे साथ ये कोई नहीं कर सकता है, छूने की हिम्मत कैसे हुई मुझे। और ये कहते ही वैन पेड़ों से मतलब अपने जादू से उस विच पे हमला करता है। वो विच बच जाती है और कहती है, इतना शक्ति है तुम्हारे अंदर तो तुम दिखा क्यों नहीं रहे हो? अपने असली रूप में आओ ना, यहाँ पे तुम अपने असली रूप से बच सकते हो। अगर तुम इसी रूप में रहे तो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। वैन फिर से उस पे हमला करता है और कहता है, मैं किस रूप में बच सकता हूँ किस रूप में नहीं, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इस बार विच को थोड़ी सी चोट लग जाती है और वो कहती है, हाँ सही कहा, पर मैं ये जरूर बता सकती हूँ कि अगर तुम इसी रूप में रहे तो तुम अपनी जान तो बचा लोगे, पर साथ में वो जो तुम्हारे लड़का है तुम उसकी जान नहीं बचा पाओगे। फिर विच एक मैजिक करती है तो एक गोला सा वहाँ पे बन जाता है, जहाँ पे दिखता है कि जाओ उन लोगों से अकेले ही लड़ रहा है और वो लोग काफी सारे हैं, मतलब वो 4 क्रीपी बुढ़िया हैं और 20 भेड़िया हैं, उनसे जाओ अकेले ही लड़ रहा था। वो विच कहती है, अगर तुम अपने असली रूप में आ गए तब तो तुम इसे बचा सकते हो, नहीं तो ये तो मरेगा, तुम जरूर बच जाओगे। वैन गुस्से में कहता है, मैं इसे लेके जाऊंगा। वो विच कहती है, हाँ लेके जा सकते हो, पर इसकी लाश। वैन कहता है, मैं उसे जिंदा ले जाऊंगा। वो विच कहती है, ठीक है देखते हैं। फिर वो विच वैन पे हमला करने लग जाती है और वैन भी उस पर हमला कर रहा होता है। उन दोनों की काफी अच्छी फाइटिंग हो रही होती है, पर विच फिर रुक जाती है और कहती है, मुझे तुमसे नहीं लड़ना, मैं तो उससे लड़ने जा रही हूँ। अरे कहते ही वो विच आंखों के सामने एकदम अचानक से ओझल हो जाती है। वैन गुस्से में कहता है, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अपने जाओ को दिखाया जाता है जो उन सबसे अकेला ही लड़ रहा होता है। जाओ मन में कहता है, वैन ठीक तो होगा ना, ये कितने सारे लोग हैं, मैं इनसे लड़ भी नहीं पा रहा, और ये सबसे ज्यादा मुसीबत तो ये बुढ़िया कर रही है। अब जाओ काफी अच्छा खासा लड़ रहा होता है, पर वो इतने सारे लोगों से अकेला नहीं लड़ पाता है। उसकी हालत काफी खराब हो जाती है और उसकी ब्लीडिंग भी हो रही होती है, बहुत जगह उसकी चोटें लग गई होती है। जाओ कहता है, ये भेड़िए के नाखून दर्द दे रहे हैं काफी ज्यादा, पर मैं हार नहीं मान सकता, पड़ेगा, मुझे वैन को ढूंढना है, मुझे वैन को यहाँ से बाहर निकालना है। जाओ उनसे काफी अच्छा लड़ रहा होता है,
पर जाओ पे अचानक से एक भेड़िया हमला करता है पीछे से, जिस वजह से ना जाओ नीचे गिर जाता है और सारे भेड़िया ना अचानक से जाओ पे हमला करने लग जाते हैं। जाओ अपनी आंखें बंद कर लेता है और कहता है शायद यही अंत है मेरा। वो जो विच रहती है ना, वो काफी दूर खड़े होके ये सब देख रही होती है। वो विच कहती है देखते हैं तुम आते हो कि नहीं। तभी वहाँ पे एक बहुत तेज आवाज आती है और भागते भागते एक ब्लैक पैंथर आता है और उन सभी भेड़ियों पे हमला कर देता है। और उस ब्लैक पैंथर को देख के वो विच पागलों की तरह हंसने लग जाती है और विच कहती है मुझे पता था, मुझे पता था। जाओ भी अपनी आंखें खोलता है तो देखता है कि एक ब्लैक पैंथर उसके सामने खड़ा था। जाओ कहता है ये तो वैन का ब्लैक पैंथर है ना, जो उस दिन देखा था मैंने जब मैं बूथ घाटी से मदद लेने आया था। पर ये यहाँ पे क्या कर रहा है? ये यहाँ पे आ सकता है क्या? क्या चल रहा है? पर कुछ भी हो, इसने मेरी जान बचाई है। जाओ जिसो उड़ जाता है और अपने हाथ में वापस से तलवार ले लेता है और उस ब्लैक पैंथर को थैंक यू बोलता है। वो बोलता है थैंक यू मेरी मदद करने के लिए। तुम अपने मालिक की तरह नहीं हो जो अभी तक यहाँ पे नहीं आया। क्या तुम मुझे उसके पास ले जा सकते हो? पर वो ब्लैक पैंथर कुछ कह नहीं रहा होता है, बस जाओ को देख ही रहा होता है। तभी वहाँ पे विच आती है और कहती है उसके पास ले जाने की क्या जरूरत है, वो तो तुम्हारे पास ही है ना। जाओ उस विच को देख के कहता है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो और क्या मतलब है वो मेरे पास है? चुपचाप बताओ, तुम ही वैन को कहीं ले गई थी ना, वैन कहाँ पे है? वो विच कहती है तुम्हारे पास ही तो है, एकदम पास में। जाओ गुस्से में कहता है क्या बातें कर रही हो, जल्दी से वैन को सामने लाओ मेरे। वो विच हंसती है और उस ब्लैक पैंथर के पास चली जाती है और कहती है क्यों वैन सामने नहीं आओगे इसके? अब अचानक से उस ब्लैक पैंथर पास एक डार्क पर्पल लाइट आने लग जाती है। वो पूरी ऐसा ना पूरी जगह पर्पल लाइट फैल गई होती है उस ब्लैक पैंथर के आसपास। वो विच थोड़ी सी दूर हो जाती है और तभी वो ब्लैक पैंथर अपने वैन केजिंग में बदल जाता है। वैन केजिंग की नजरें झुकी हुई रहती है और जाओ को समझ में नहीं आ रहा होता है कि ये क्या हुआ। वो विच हंसती है और कहती है ब्लैक पैंथर, तुम ही ब्लैक पैंथर हो, मुझे पता था। अपना जो वैन रहता है ना अभी काफी थका हुआ लग रहा होता है। जाओ को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा होता, इसलिए वो कहता है वो ब्लैक पैंथर कहाँ गया वैन? वो यहीं पे था ना तुम्हारा पालतू जानवर? वो विच कहती है वो उसका पालतू जानवर नहीं था, वैन केजिंग भी हमारी तरह ही है जो रूप बदल सकता है। और ये कहते ही वो विच वैन के कंधे पे हाथ रख लेती है। वैन काफी थका हुआ था, फिर भी वो विच को दूर करता है और कहता है दूर रहो तुम मेरे से। वो विच हंसती और कहती है क्या हुआ, क्या तुम्हें अपनी सच्चाई इसके सामने नहीं लानी थी क्या? तुम इतने उदास क्यों हो? तुम तो सबसे पावरफुल हो ना, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हें ब्लैक पैंथर की शक्ति मिली है। वैन थका हुआ था। वैन मन में कहता है सॉरी माँ, आपने कहा था कि मैं अपनी ये शक्ति किसी के सामने ना लाऊं, पर मुझे लाना पड़ा, मुझे माफ़ कीजिएगा। वैन फिर कहता है मुझे कुछ भी करके यहाँ से जाओ को ले जाना पड़ेगा, मैं अब और नहीं लड़ सकता। रूप बदलने के बाद मैं बहुत कमज़ोर फील करता हूँ, मैं अब और नहीं लड़ सकता। वैन की सांसें बहुत भर रही होती है। वैन जाओ की तरफ देखता है और मन में ही कहता है अब आजू मेरे से और भी नफरत करेगा, मुझे सच्चाई बाहर नहीं लानी थी। वो विच कहती है वैसे तुम काफ़ी थके हुए लग रहे हो, मतलब तुम इस कभी भी ढंग से यूज़ नहीं कर सकते। चलो कोई बात नहीं, मेरे लिए तो काम आसान ही हुआ ना। फिर वो विच ना अपने भेड़ियों को वैन की तरफ भेजती है। वैन अभी लड़ने की बिल्कुल हालत में नहीं था, इसलिए भेड़िया उन पे हमला करने वाले ही रहते हैं। तभी जाओ अपने तलवार से उन सभी को पीछे कर देता है और ये देख के वैन जाओ की तरफ ही देखने लग जाता है। वैन मन में कहता है तुम मेरी जान क्यों बचा रहे हो, तुम मेरे से नफरत करते हो ना। जाओ फिर तेज चिल्ला के कहता है वैन केजिंग को कोई हाथ नहीं लगा सकता मेरे सिवा, इसको जान से मारूंगा तो मैं मारूंगा, तुम में से किसी ने भी इसको हाथ लगाया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। विच कहती है मैंने पहले ही तुमसे कहा था तुम चाहो तो जा सकते हो, पर मैं इसे जाने नहीं दूंगी, और अगर तुम इसे बचाना चाहते हो तो तुम्हें भी मरना पड़ेगा, क्योंकि मुझे नफरत है इस ब्लैक पैंथर से। जाओ कहता है ठीक है देखते हैं तो यहाँ पे कौन मरेगा। जाओ धीरे आवाज़ से कहता है वैन से कि तुम पीछे ही रहना, अभी तुम काफ़ी थके हुए। वैन कुछ नहीं कह पाता। जाओ उन सबसे लड़ने चला जाता है। जाओ काफ़ी अच्छा लड़ रहा होता है। जाओ ने इस बार अपनी पूरी स्ट्रेंथ दिखाई होती है और सबको 1 मिनट में ही मार दिया होता है। जाओ चिल्लाते हुए कहता है अगर मैं अपने पे आऊँ तो पूरी भूत घाटी खत्म कर सकता हूँ, तुम किस खेत की मूली हो? वो विच कहती है ठीक है मैं बताती हूँ मैं किस खेत की मूली हूँ। फिर विच अपना जादुई हमला करने लग जाती है और जाओ अपना बचने में बिजी रहता है। उस समय वैन अभी हिल भी नहीं पा रहा होता है। वैन कहता है कि मुझे तुम्हें बचाना है आंसू, मुझे तुम्हें बचाना है, मैं तुम्हें बचा के रहूँगा। जाओ कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, पर जादुई हमले के सामने वो थोड़ा सा तो वीक पड़ ही जाएगा।
उस विश का जादुई हमला कुछ ऐसा था कि वो एक जगह खड़ी ही रहती थी, पर अपने जादू से वो कुछ ना कुछ हथियार बनाती थी और जाओ की तरफ फेंक देती थी। वो विच मन में ही कहती है, अगर तुम मेरे पास ही नहीं आ पाओगे तो तुम मुझे मारोगे कैसे। अब ना जाओ तो उस हमलों से ही बच रहा होता है। जाओ कहता है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं उसके पास ही नहीं जा पाऊंगा, और अगर पास नहीं गया तो उससे मारूंगा कैसे। और वहाँ पे अपना वैन जमीन पे बैठ गया होता है और ना ऐसे ज़मीन की मिट्टी को अपने हाथों से एकदम टाइट पकड़ लिया होता है और एक ही बात कह रहा होता है, मुझे मेरे आरज़ू को बचाना है, मुझे मेरे आरज़ू को बचाना है। धीरे धीरे करते करते वैन की आंखें ब्लैक से पर्पल होने लग जाती है और वो धीरे धीरे अपना रूप चेंज करने लगता है। वैन वापस ब्लैक पैंथर के रूप में आ जाता है और फटाफट जाके उस विच पे हमला करता है। वो विच पे बहुत तेज हमला करता है। उस विच के हाथ से पूरे खून निकलने लगते हैं। वो विच कहती है, तुम वापस अपने रूप में आ गए, अच्छा अब मुझे भी अपना जादू दिखाना ही पड़ेगा। ये देख के जाओ अपने मन में कहता है, ये वैन ने वापस क्यों किया, एक बार करने से ये कितना थक गया था, अब उसकी हालत क्या होगी। अब वो विच भी अपना रूप चेंज करती है और वो एक वाइट लोमड़ी में बदल जाती है। वो बहुत ही खूबसूरत लग रही होती है। उसके टेल्स काफी बड़े होते हैं और वो 3 टेल्स वाली लोमड़ी होती है। वो काफी अच्छी लग रही होती है। अब यहाँ पे वो विच और अपना वैन हमला करने लग जाते हैं और यह देख के जाओ बोलता है, 2 जानवरों के बीच में लड़ाई हो रही है, अब कौन जीतेगा, ब्लैक पैंथर या फिर लोमड़ी। पर ये कैसे हो सकता है, ये दोनों अपना रूप कैसे चेंज कर सकते हैं, कोई कैसे जानवर में बदल सकता है, मैंने तो आज तक नहीं सुना कुछ ऐसा। और ये जगह क्या है, वैन ने कहा, असली भूत घाटी, मतलब यहाँ का भी कोई राजा होगा। वैन असली राजा नहीं है तो इस भूत घाटी का राजा कौन है। अब हमें एक जगह दिखाई जाती है जहाँ पे एक लड़का ना अपने पाँव पे पाँव रख के मजे से सो रहा होता है, अपने चेहरे पे हाथ रख के। उसके हाथों में एक पत्ते वाली ब्रेसलेट भी थी जो उसके पास थी, जो हमें गुफे में दिखाई दिया था। सेम टू सेम ऐसी ही ब्रेसलेट थी, पर इसकी ब्रेसलेट काली थी। उसका चेहरा हमें दिखाया नहीं जाता है, पर वो काफ़ी हद तक उसी गुफे वाले लड़की की तरह लग रहा होता है पीछे से। उस लड़के के पास एक लड़का आता है जो कहता है, खबर आई है कि भूत घाटी के अंदर कोई आया है। वो लड़का कहता है, अच्छा कौन है वो। वो लड़का कहता है, कहा जा रहा है कि वो ब्लैक पैंथर है, बहुत खबरें आ चुकी है इतने देर में ही। अब हमें उसका होठ दिखाया जाता है जो मुस्कुरा रहा होता है। वो कहता है, ठीक है आ गया तो क्या हुआ, चला भी जाएगा, उसे वो लोग नहीं रोक पाएंगे और हम लोग वहाँ पे जा नहीं सकते, तो रहने दो, उसकी किस्मत काफ़ी अच्छी है जो उसका सामना मेरे से नहीं हुआ। मज़े करे वो भी याद रखे कि भूत घाटी से वो बच के गया है। पर ये भी है, वो ज़्यादा देर तक बच नहीं पाएगा, एक ना एक दिन वो मेरे हाथ से जरूर मरेगा। अब उस लड़के के चेहरे पे ईवल सी स्माइल दिखाई जाती है। अब कहानी से अपने वापस वैन और जाओ पे होती है। वैन ने उस विच को हरा दिया होता है, मतलब वैन ने उस लोमड़ी को हरा दिया होता है और वो अपने असली रूप में वापस आ गई होती है, मतलब वो अपने इंसानी रूप में वापस आ गई होती है। जाओ वैन से कहता है, अभी वो बेहोश है, हमें चलना चाहिए, काफ़ी देर हो रही है। ब्लैक पैंथर हाँ में सर हिलाता है और वो दोनों जाने ही वाले रहते हैं। तभी वो पीछे जो अपनी विच रहती है वो कहती है, इतने आसानी से जाने नहीं दूंगी, मर जाऊंगी पर तुम्हें मार के रहूंगी। वैन और जाओ ने उन पर ध्यान नहीं दिया होता है और वो जा ही रहे होते हैं। वो विच अपने हाथ से एक सिंबल बनाती है और मन में एक मंत्र पढ़ती है। वो मंत्र पढ़ते ही विच ना एकदम बूढ़ी होती जा रही होती है। वो विच फिर अपने हाथों को वैन की तरफ करती है, फिर कहती है, तुम पे नहीं, इस पे, बहुत अजीज लग रहा है तुम्हारा। वो विच जाओ पे कुछ जादू करती है, मतलब वो विच जाओ की तरफ कुछ फेंकती है जादू से और वो जाओ पे लग जाता है, जिस वजह से जाओ जमीन पे गिर जाता है। जाओ के शरीर पे ना एक अजीब से काले काले निशान आने लगते हैं। अब ना जाओ को बहुत दर्द होने लग जाता है पूरे शरीर में और वो दर्द से चिल्लाने लग जाता है। वैन अपने असली रूप में वापस आ जाता है और ना जाओ को एकदम प्यार से पकड़ लेता है। जाओ वैन से कहता है, मैं चल नहीं सकता, तुम जाओ यहाँ से। वैन कहता है, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाने वाला। वैन उस विच से बोलता है कि तुमने क्या किया है। वो विच एकदम बूढ़ी हो गई होती है और उसका आवाज़ भी एकदम बूढ़ों की तरह हो गया होता है। वो कहती है, ये कैसा शराब है जो अपनी ज़िंदगी के बदले किसी को दिया जाता है, इसको इसका ही शरीर मार डालेगा, ये खुद को ही मार डालेगा धीरे धीरे करके। और वो बूढ़ी हंसने लग जाती है और वो हंसते हंसते ही उसकी शरीर ना एकदम धुएं में बदलने लग जाती है और वो राख हो जाती है। अपने वैन को अपनी जाओ की बहुत फिक्र हो रही होती है। जाओ मुस्कुरा रहा होता है पर उसे दर्द भी काफ़ी हो रहा होता है। जाओ कहता है, मैं खुद को ही मार डालूँगा, अच्छा है ये, वैसे भी दूसरों के हाथ से मरने से अच्छा मैं खुद ही मर जाऊँ, पर इस बात का गम रहेगा। फिर जाओ वैन की तरफ देखता और कहता है, मैं तुम्हें नहीं मार पाऊँगा, चलो कोई नहीं। जाओ फिर सीरियस हो जाता है और कहता है, अगले जन्म में
मैं अगले जन्म में आऊँगा और तुम्हें मार डालूंगा। वैन कहता है तुम नहीं मरोगे, तुम नहीं मरोगे। वैन एक ही बात को बार बार रिपीट कर रहा होता है। वैन की आंखों में आंसू आ गया होता है और जाओ की भी धीरे धीरे आंखें बंद हो रही होती हैं। वैन कहता है मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा आंसू। फिर वैन जाओ के होठ के बहुत करीब चला जाता है और उसे किस करने लग जाता है। जाओ थोड़े थोड़े होश में रहता है। वो अपने मन में ही कह रहा होता है तुम मुझे किस क्यों कर रहे हो, तुम मेरे से दूर रहो, मुझे पसंद नहीं है। जाओ ये सब मन में ही कह रहा होता है। वैन उसे किस करा जा ही रहा होता है। फिर थोड़ी देर बाद में जाओ वैन के गर्दन पे अपना हाथ रख लेता है और वो भी उसे किस करने लग जाता है। जाओ मन में ही कहता है मैं मर रहा हूँ, मुझे तुम बिल्कुल पसंद नहीं हो, पर मैं फिर भी तुम्हें किस कर रहा हूँ, पता नहीं क्यों। पर अब क्या जाता है, मैं तुमसे आज के बाद कभी नजरें नहीं मिलाऊंगा, इसलिए मुझे बिल्कुल अजीब नहीं लगेगा। वैन की ना किस करते समय आंखें बंद थी, पर जब जाओ वैन को किस करने लग जाता है तो वैन की आंखें खुल जाती है और वो जाओ की आंखों में ही देख रही होती है और जाओ की आंखें वैन की आंखों में देख रही होती है। फिर थोड़ी देर बाद जाओ की आंखें बंद हो जाती है। फिर जाओ की अचानक से आंखें खुलती है और जाओ देखता है कि वो अपने कमरे में है, मतलब वैन के कमरे में है। जाओ इधर उधर देखने लग जाता है। जाओ अपने सर पे हाथ रखता है और कहता है ये सब सपना था क्या, कितना अजीब सपना था, अब तो मैं उस जंगल के पास भी नहीं भटकूंगा। फिर जाओ जब अपने हाथों में देखता है ना तो देखता है कि उसके हाथों में एकदम पट्टी बंधी हुई है, तो वो समझ जाता है कि जो भी था वो सपना नहीं था, जो था वो सच था। जाओ कहता है ये सपना नहीं था तो मेरे हाथ के वो काले काले धब्बे कहाँ गए। उस चुड़ैल ने बोला था कि उसने मुझ पर कोई शराब दिया है, पर वो मुझे देख क्यों नहीं रहा है। जाओ कांच के सामने खड़ा हो जाता है और अपने ना ऊपर के शर्ट उतार देता है, मतलब अपने कपड़े ऊपर के खोल देता है और कांच में ही देखने लग जाता है, पर उससे काले धब्बे कहीं नहीं दिखते। तभी जाओ को कुछ गिरने की आवाज़ सुनाई देती है। जाओ अपने गेट की तरफ देखता है तो गुलजान वहाँ पे खड़ी थी। गुलजान रोते रोते जाओ के पास जाती है और कहती है आपको होश आ गया, मैं बहुत डर गई थी, आपने ऐसा क्यों किया, जंगल के अंदर क्यों गए। जाओ फटाफट अपने कपड़े पहनता है और गुलजान के आंसू साफ करने लग जाता है। वो कहता है तुम रो क्यों रही हो, मैं अब ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। गुलजान हाँ में सर हिलाती है। तभी वहाँ पे काऊ वेनिंग भी आ जाता है और कहता है मास्टर शू आप ठीक हैं, आप अच्छा फील कर रहे हैं ना, आप बैठ जाइए, आप खड़े क्यों हैं। जाओ जिसु कहता है मैं ठीक हूँ, मेरी इतनी टेंशन मत करो, पर ये हुआ कैसे, मैं यहाँ पे आया कैसे, मुझे तो याद आया जहाँ तक मैं जंगल में बेहोश हो गया था। काऊ वेनिंग फिर सारी बात बताता है। काऊ वेनिंग बोलता है जब आप अंदर गए थे तो मैडम वैन काफ़ी टेंशन हो गई थी, ये लोग कुछ रिचुअल का टाइम कहे जा रहे थे, मैंने बहुत बोला जंगल के अंदर जाना है पर मुझे किसी ने जाने नहीं दिया। फिर जब रिचुअल का टाइम हुआ तो मैडम वैन रिचुअल कर रही होती है। फिर अचानक से उस जंगल के कांटे वाले पेड़ धीरे धीरे अलग हो रहे होते हैं। तब हम देखते हैं वैन केजिंग ने आपको गोद में उठाया हुआ है और वो आपको जंगल के बाहर ला रहे हैं, पर वैन केजिंग की हालत बहुत ख़राब थी। वो जैसे ही जंगल से बाहर आए हैं वैसे ही वो नीचे गिर गए हैं और वो बेहोश हो गए और उनको अभी तक होश नहीं आया। मैडम वैन और काफ़ी सारे लोग उनके पास में ही हैं। जाओ जिसे सुन के बोलता है होश नहीं आया, क्या मतलब होश नहीं आया। जाओ मन में कहता है उसने अपनी रूप बदली इसलिए वो शायद अभी तक होश में नहीं आ रहा, शायद उसने अपनी शक्ति को ज़्यादा ही यूज़ कर ली। गुलजाना अभी भी थोड़ी बहुत रो रही होती है। जाओ जिसु गुलजान से बोलता है तुम रो क्यों रही हो, मैं होश में आया ना, वैसे वैन केजिंग भी होश में आ जाएगा, तुम्हें रोना नहीं चाहिए। गुलजान रोते हुए कहती है बात अलग है, आप होश में आ गए पर मैडम वैन कह रही है वैन होश में नहीं आ पाएंगे जल्दी, उनके शरीर पे पूरे काले काले धब्बे हो रखे हैं, उनका शरीर बहुत गर्म हो गया है, उनको होश नहीं आ रहा। और काले धब्बे सुनते ही जाओ एकदम शांत सा हो जाता है। जाओ बोलता है काले धब्बे। जाओ फिर शौक होता है और कहता है कहीं वैन ने, और ये कहते ही फटाफट भागने लग जाता है। गुजर और काऊ वैनिंग को कुछ समझ में नहीं आता है, इसलिए वो भी जाओ के पीछे पीछे चलने लगते हैं। जाओ फटाफट भाग रहा होता है और गुजन बोल रही होती है आप जा कहाँ रहे हैं। जाओ जिसको थोड़ी देर रुकता है और कहता है वैन कहाँ पे है, वैन को कहाँ पे रखा गया है। गुलजान कहती है मैडम वैन के कमरे में रखा गया है। जाओ फिर फटाफट भागता है मैडम वैन के कमरे में, मतलब अपनी वैन की माँ के कमरे में। जाओ कमरे के बाहर तो चला जाता है पर उसे अंदर वो सैनिक नहीं जाने देते जो बाहर पहरेदारी कर रहे होते हैं। वो सैनिक कहते हैं माफ़ कीजिएगा पर हम आपको अंदर नहीं जाने दे सकते हैं, अभी अंदर सिर्फ मैडम वैन है और उन्होंने कहा है कि किसी को अंदर ना जाने दे। ये मैडम वैन को पता नहीं कि मास्टर वैन को जो हुआ है वो एक्चुअली में है क्या, वो कोई बीमारी तो नहीं है जो दूसरों को फैल जाए,
इसलिए मैडम वैन ने मना कर रखा है किसी को अंदर आने से। जाओ जिसको गुस्से में बोलता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मुझे अंदर जाना है, मुझे वैन गेजिंग से मिलना है, मुझे अंदर जाने दो। वो सैनिक कहते हैं आप अंदर नहीं जा सकते, हमें माफ कीजिएगा। जाओ जिसको गुस्से में बोलता है, तुम भूल रहे हो मैं वैन का पार्टनर हूँ और वैन तुम्हारा राजा है, मतलब मैं भी तुम्हारा राजा हुआ, और राजा की बात ना मानना मतलब अपना सर कलम करवा लेना, तो मुझे अंदर जाने दो। जाओ इस समय बहुत गुस्से में था और इसकी आंखों में साफ साफ दिखाई दे रहा था गुस्सा, इसलिए सैनिक डर के पीछे हो जाते हैं और अपना जाओ जिसु भागते भागते अंदर जाता है। जाओ जिसु देखता है कि वैन को एक बिस्तर पर लेटाया हुआ है और उसके शरीर का ना आधा कपड़ा खोला रखा हुआ है, ऊपर से उसका शरीर का कपड़ा हटा दिया गया है और उसके शरीर पे पूरे काले काले धब्बे हो गए हैं। वैन की माँ वैन के पास बैठी हुई है और कुछ ना ऐसे हाथ जोड़ के मंत्र पढ़ रही होती है मनी में। वैन की माँ की आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं। जाओ जिसु वैन के पास जाता है और सामने खड़ा हो जाता है। वैन की माँ को किसी के आने का एहसास होता है, इसलिए वैन की माँ आंखें खोलती है तो देखती है वहाँ पे जाओ जिसु रहता है। वैन की माँ जाओ जिसु से कहती है, तुम्हें यहाँ पे नहीं आना चाहिए था, हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता, ये कोई बीमारी ना हो और ये तुम पे ना फैल जाए, तो तुम यहाँ से चले जाओ। जाओ कहता है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे कुछ भी हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अभी ना जाओ की आंखों में भी हल्का हल्का आंसू आने लग जाता है। वैन की माँ काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन रही होती है जाओ के सामने, पर वो रोने लग जाती है। जाओ वैन की माँ के पास जाता है और कहता है, आप रोइए मत, सब ठीक हो जाएगा, वैन होश में आ जाएगा, वो इतना कमज़ोर नहीं है, वो काफ़ी ताकतवर है, वो सबसे लड़ सकता है, तो वो इस बीमारी से भी लड़ सकता है, वो इस कर्ज से भी लड़ सकता है, वो बच जाएगा, आप रोइए मत। वैसे आपने खाना खाया? आप मुझे बहुत कमज़ोर लग रहे हैं, आप जाइए बाहर रेस्ट कर लीजिए दूसरे कमरे में, मैं यहाँ पे वैन के साथ हूँ, आप बाहर जाइए। जाओ कुछ ना कुछ बोला ही चाह रहा था। वैन की माँ भी समझ जाती है कि जाओ को रोना आ रहा है, इसलिए वैन की माँ जाओ को गले से लगा लेती है और कहती है, तुम मुझे तसल्ली दे रहे थे ना, पर इसकी ज़रूरत तो तुम्हें है। मुझे पता है मेरे बेटे को कुछ नहीं होगा, मेरा बेटा ठीक हो जाएगा, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बचपन से ही उसके पापा भी उससे कहते थे कि तुम ना बहुत अच्छे राजा बनोगे, मेरे से भी अच्छे, और उसे एक बहुत अच्छा राजा बनना है, तो वो कैसे होश में नहीं आएगा, उसे होश में आना पड़ेगा, उसको आना पड़ेगा। तुम रो मत बेटा, तुम रो मत। जाओ फिर अपने आप को संभालता है और कहता है, मैं नहीं रो रहा, मैं एकदम ठीक हूँ, आपको आराम करना चाहिए, आप जाके आराम कर लीजिए। वैन की माँ काफ़ी मना करती है, पर जाओ की जिद की वजह से उसको जाना पड़ता है। जाओ वैन के ठीक पास आके बैठ जाता है और ना जाओ वैन के शरीर पे हाथ रखता है, मतलब वो उस काले धब्बे को छू रहा होता है। जाओ कहता है, तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने मेरे पे लगा हुआ कर्ज अपने अंदर क्यों लिया। जो वैन उस समय जाओ को किस कर रहा होता है ना, वो कर्ज लेने के लिए कर रहा होता है, मतलब जो जाओ को श्राप लगा रहता है वो वैन ने अपने ऊपर ले लिया होता है। अब जाओ अपना रोना नहीं रोक पाता है और उसकी आंखों से आंसू आने लग जाता है। वो कहता है, मुझे तुम्हें मारना था, मैं ही तुम्हें मारूंगा, तुम ऐसा नहीं मर सकते, तुम्हें उठना तो पड़ेगा ही। क्यों किया ऐसा तुमने, मैं तुमसे नफरत करता था, तो ये श्राप मुझे लगा तो ये रहने देते, क्यों लिया तुमने, क्यों एहसान करते रहते हो मेरे पे, क्यों क्यों मुझे बचाते हो, मैं कमजोर नहीं हूँ, मैं बच सकता हूँ, मेरे अंदर इतनी शक्ति है, तो तुम्हें ये करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। अगर मैं मरता तो ये मेरी किस्मत थी कि मैं मर रहा हूँ, पर तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था, ये मौत मेरे नसीब में था, तुम्हें लेने की कोई ज़रूरत नहीं था। अब काफ़ी नाइट हो जाता है और वैन को होश नहीं आ रहा होता है अभी तक। जाओ बार बार उसके शरीर पे गीला कपड़ा रख रहा होता है क्योंकि उसके शरीर बहुत गर्म रहती है। जाओ ने वैन का काफ़ी अच्छे से ख्याल रखा होता है। जाओ जब से वैन के पास आया है तब से वो 1 मिनट के लिए भी नहीं हिला है, उसने सुबह से ना खाना खाया है ना ही पानी पिया है। वैन की माँ जाओ के पास खाना ले जाती है खाने को, पर जाओ खाने के लिए तैयार ही नहीं था। वैन की माँ बहुत कहती है पर जाओ मान ही नहीं रहा था। वैन की माँ अचानक से जाओ को थप्पड़ मार देती है और कहती है, मेरे एक बेटे की हालत बहुत ख़राब है और अगर तुमने खाना नहीं खाया तो तुम भी बीमार हो जाओगे। मैं एक साथ में अपने दोनों बेटों की हालत ऐसे नहीं देख सकती, इसलिए चुपचाप खाना खाओ। अब जाओ की आंखों में हल्का हल्का आंसू आने लगता है और वो कुछ नहीं कह रहा होता है। वैन की माँ अपने हाथों से ही खाना खिलाने लग जाती है और जाओ ना रोते रोते ही खा रहा होता है। अब 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। जाओ ना एक जंगल में जा रहा होता है। जाओ के हाथों में एक टोकरी रहती है और वो सीधा सीधा चल रहा होता है। जाओ मन में कह रहा होता है कि 3 दिन हो गए,
वैन को अभी तक होश नहीं आया है। फिर जाओ एक गुफे में जाता है तो वहाँ पे ना अपना वैन केजिंग सो रहा होता है और उसके आसपास ना बहुत सारे फूल रहते हैं और ना छोटी मोटी गिलहरियाँ और प्यारे जानवर जाओ के पास रहते हैं, मतलब वैन के पास रहते हैं। वो वही गुफा रहती है जो वैन को बहुत ही प्यारी थी, मतलब वो गुफा वैन की ही थी एक तरीके से। वैन बचपन से ही उस गुफे में रहता है। जाओ जिसू वैन के पास पहुंच जाता है और वो वैन के पास बैठ जाता है, टोकरी नीचे रख देता है और ना वैन के सर पे हाथ फेर रहा होता है। जाओ कहता है कि मैडम वैन ने कहा था कि अगर वैन को नेचर के पास रखें तो शायद उसकी नींद खुल सकती है, क्योंकि वैन को नेचर से ही ताकत मिलती है। जाओ अभी भी वैन के सर पे हाथ फेर रहा होता है। जाओ कहता है आज तो मैं जगना ही पड़ेगा वैन, काफ़ी दिन हो गए हैं, तुम काफ़ी दिन से आराम कर रहे हो, मुझे तुमसे लड़ना है, कितना मन करता है, पर तुम ऐसे सोए रहे हो। पता है वैन, मैंने ना खाना बनाना सीख लिया है और मैं तुम्हारे लिए खाना भी बना के लाया हूँ। हाँ पूड़ियाँ आज भी अच्छे से नहीं बेल पाता, पर फिर भी ठीक ठाक बेल ही लेता हूँ। और देखो मैंने तुम्हारे लिए मीठा भी बनाया है और इस बार मीठा एकदम परफेक्ट भी डाला है, देखो एकदम मीठा है। जाओ वैन के पास ही बैठा था और कुछ ना कुछ बोला ही जा रहा था। अब नाइट हो जाती है और जाओ की नींद लग जाए। फिर जब जाओ की नाइट में नींद खुलती है तो देखता है जाओ की वैन अपनी जगह पे नहीं है, मतलब वैन उस गुफे में है ही नहीं। ये देख के जाओ थोड़ा सा खुश हो जाता है कि वैन की नींद खुल गई, पर जाओ ये भी सोच रहा होता है कि वैन आखिरकार गया कहाँ। वैन जाओ को ढूंढने लग जाता है, तभी देखता है वैन की जाओ एक ना नदी के पास में ऐसे जानवरों की तरह बैठा हुआ है, मतलब 4 पाँव पे बैठा हुआ है और उसकी आंखें अभी पर्पल है। जाओ धीरे धीरे वैन के पास जाता है और कहता है वैन तुम वहाँ पे क्या कर रहे हो और तुम ऐसे क्यों बैठे हो, तुम्हें होश आया तो मुझे उठाना चाहिए था ना, या फिर नहीं उठाया तो महल जाना चाहिए था, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। जाओ वैन के पास पहुँच जाता है और जाओ वैन के शरीर पे हाथ रखता है, तभी वैन अचानक से जाओ का हाथ पकड़ लेता है और उसके हाथ पे ना काटने लग जाता है, जिस वजह से जाओ के हाथ से खून निकलने लग जाता है। वैन अभी अपने होश में नहीं था, वैन एकदम जानवर बन चुका था। अभी जाओ को दर्द हो रहा होता है, जाओ एकदम नीचे बैठ गया होता है और वैन उसके ऊपर ही रहता है और उसका हाथ काट रहा होता है। जाओ वैन की आंखों में देखता है तो जाओ देखता है कि उसकी आंखें पर्पल है, उसी तरह जब वो ब्लैक पैंथर बना था। जाओ फिर अपनी तलवार निकालने का सोचता है, पर वो अपनी तलवार नहीं निकालता है और अपने हाथ को ना वैन के सर पे फेरने लग जाता है और कहता है वैन क्या हुआ है तुम्हें मेरे से खतरा नहीं है, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा, प्रॉमिस करता हूँ तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होगा। वैसे तुम मुझे क्यों काट रहे हो, तुम मुझे भूल गए क्या, मैं तुम्हारा आंसू हूँ ना, जैसे तुम कहते थे आजू आजू, अब क्या हुआ, तुम अपने ही आंसू को काट रहे हो। चलो वैन शांत हो जाओ। जाओ ना वैन को एक बहुत प्यार से स्माइल देता है। अब धीरे धीरे ना वैन की आंखें फिर से ब्लैक होने लग जाती है और वैन अपने होश में आ जाता है। वैन देखता है कि वो आजू को काट रहा था, मतलब वो अपने आजू को काट रहा था। उस वजह से ना वैन बहुत ही गुस्से में आ जाता है और वहाँ से उठ जाता है रोते रोते और कहता है मैं तुम्हें काटना नहीं चाहता था, मैंने ऐसा क्यों किया मुझे नहीं पता। अब वैन रोने लग जाता है और एक पेड़ के पास जाके ना खुद को ही मारने लग जाता है, मतलब वो अपने हाथों को मार रहा होता है। जाओ वहाँ से उठता और कहता है अरे कोई बात नहीं, तुम अपने होश में नहीं थे, ये सब करना बंद करो। पर वैन कह रहा होता है नहीं, मैंने तुम्हें चोट पहुँचाया है, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ तुम्हारे साथ। जाओ फिर उठता है और ना वैन की हाथ पकड़ लेता है और कहता है मारना बंद करो, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, ये पागलपना बंद करो। पता है मैं कब से इंतजार कर रहा था तुम्हारे होश में आने का, मैं क्या पूरा भूत कबीला तुम्हारा इंतजार कर रहा था और तुम उठ के ये कर रहे हो। चलो चुपचाप घर, मैडम वैन तुम्हारा इंतजार कर रही है और अब मारे ना तो मैं तुम्हें मारूंगा। और ये कहते हैं जाओ जिसू ना वैन को ना ऐसे थप्पड़ मारने का इशारा करता है। वैन हल्का सा मुस्कुराता है, फिर वैन ना जाओ को कस के गले लगा लेता है। जाओ कहता है अरे छोड़ो मुझे ये सब पसंद नहीं है, तुम्हें पता है ना। पर वैन छोड़ ही नहीं रहा होता है। जाओ कहता है छोड़ो मुझे। वैन कहता है नहीं छोड़ूंगा, थोड़ी देर तक तो नहीं छोड़ूंगा, माफ़ करना मैं तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती कर रहा हूँ, पर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जाओ भी फिर कुछ नहीं कहता है और ऐसे ही शांत हो जाता है। जाओ वैन को हग नहीं कर रहा होता है, पर उसके चेहरे पे ना एक स्माइल रहती है। अब थोड़ी देर बाद वैन और जाओ ना अपने घर वापस पहुंच जाते हैं। वैन को होश में देख के सारे बहुत खुश रहते हैं। वैन की माँ तो वैन को कस के गले लगा के रोने लग जाती है। वैन कहता है अरे मम्मी मैं ठीक हूँ,
अब इतना होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ना वैन खाना खा रहा होता है और वैन की माँ वैन के पास बैठी हुई रहती है। वैन की माँ वैन से कहती है, तुम्हें पता है जब तुम बेहोश थे ना तब जाओ जिसू ने ना तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखा है, सच्ची में। ये सुन के वैन अपनी माँ की तरफ ही देखने लग जाता है। वैन कहता है, सच्ची में? वैन की माँ कहती है, हाँ, वो हर दिन गुफे में ही रहता था, वो तुम्हें 1 मिनट भी छोड़ के जाने के लिए तैयार नहीं था और वो तो तुम्हारे लिए रोया भी है। सबके सामने नहीं दिखाता था पर वो काफ़ी रोता था। वैन के चेहरे पे ना एक प्यारी सी स्माइल रहती है। वैन मन में कहता है, मुझे पसंद नहीं कि आरज़ू रोए पर वो मेरे लिए रो रहा है, ये बात सुन के मुझे खुशी मिल रही है। और अभी के लिए इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए। इस कहानी के बारे में और जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ये FF जब भी आए तो सबसे पहला नोटिफिकेशन आपके पास आए। और हाँ गाइस, एक कमेंट भी कर दीजिएगा क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे बहुत मोटिवेट करता है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू एंड टेक केयर।